देश की कुल आबादी का लगभग 3/4 हिस्सा अभी तक भारतीय गणतंत्र में अपनी जगह ही तलाश रहा है। उसे एहसास तक नहीं हो पाया है कि यह सिस्टम सचमुच उसी का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने चेतावनी दी थी कि संविधान सही अर्थ में उनके लिए बना है। अगर उनकी हालत नहीं बदली तो देश में भारी उथल-पुथल पैदा हो सकती है। 1947 में कहने को तो हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए, किंतु विचारणीय बात यह है कि जिन कारणों से हमारे ऊपर विदेशियों ने 1000 साल तक राज किया, क्या वे कारण समाप्त हो गए हैं? उत्तर है नहीं। इसका कारण है हमारे अंदर राष्ट्रीयता का अभाव। आप झंडे की रिस्पेक्ट जिस दिन मत करिए, जिस दिन रिपब्लिक डे हो या गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्र दिवस हो, उस झंडे की रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखें। आपके कार में लगाते हैं आप तो उसको झंडा फेंके ना, इधर उधर जाते तो डिसरिस्पेक्ट ना करें चीज। हमको संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ जगह कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को भी धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। असली भारत भूगोल नहीं, राजनीतिक इतिहास नहीं बल्कि अंतर यात्रा है, आत्मा की खोज है, प्रकाश का अनुसंधान है, अध्ययन, अनुभूति और अध्यात्म है। असली भारत हम अपनी स्वतंत्रता के 70वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि गणतंत्र दिवस के मनाने में यह संदेश होना चाहिए कि हम अब स्वतंत्र है, हमारा खुद का तंत्र है, हम पर कोई राज नहीं कर रहा, हम ही अपने आप पर राज कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता है, लेकिन संविधान का भारत कहीं लुप्त हो रहा है और इंडिया भारतीय जनमानस की पहचान बनता जा रहा है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर अब जब इस देश की स्थितियां जो वर्तमान में है, प्रत्येक नागरिक को शपथ लेने से संकल्प लेना चाहिए कि इस गणतंत्र दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में बनाएं। लोग अधिकारों के प्रति तो सजग हो गए हैं, कर्तव्यों के प्रति विमुख हो गए हैं। मेरा अनुरोध सभी भारतीयों से कि वो अधिकार की बात न करें, कर्तव्यों की बात करें। देश में आजादी के 69 सालों बाद भी जातिवाद, धार्मिक असहिष्णुता, भ्रष्टाचार, आर्थिक और सामाजिक असमानता, गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा, अनियंत्रित जनसंख्या जैसी अनेक भीषण समस्याएं देश के सामने व्यवधान बनकर खड़ी है। हालांकि हमने काफी उन्नति भी हासिल की है कई क्षेत्रों में, लेकिन अब भी समाज का समग्र रूप से विकास नहीं हो पाया है। भारत देश हर जगह, हर वर्ग और हर स्तर पर बदलाव की अनुभूति कर रहा है। गणतंत्र दिवस या इंडिपेंडेंस डे के टाइम में हमें सब लोग अपने आप को ये बात पूछनी है कि हम सच्ची में हम हैव वी प्रोग्रेस्ड और हैव वी बिल्कुल वहीं पे रही हूँ, लेकिन शायद कपड़े बदल गए, कार नया हो गया है, वो सब है, लेकिन अंदर से हम कुछ बदला नहीं। बदलाव के बयार के बीच यह बुनियादी सवाल उठाए जाने की जरूरत है कि हम जिस सप्रभु समाजवादी, जनवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य में जी रहे हैं, वह वास्तव में कितना संप्रभु है, कितना समाजवादी है और कितना जनवादी है। सुलगते सवालों के बीच ये स्वतंत्र गणतंत्र, गण से अलग खड़ा तंत्र और तंत्र से त्रासित गण एक दूसरे के पूरक होकर भी अपूर्ण है। हमें समझना होगा कि राष्ट्रवाद की भावना वसुदेव कुटुंबकम की भावना से प्रारंभ होकर आत्म बलिदान पर समाप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश गणतंत्र दिवस पर जन गण मन। हम बात करेंगे कि आजादी के इतने वर्ष बाद क्या वास्तव में हमारा जो फ्रेमवर्क संविधान के जरिए हुआ, हम उसकी वर्षगांठ मनाते हैं। महज लाल किला की प्राचीर से उद्बोधन, परेड या स्कूलों में बच्चों को मिठाई खिला देने भर से तक ही सीमित रख रहे हैं, या वास्तव में हमारा जो फ्रेमवर्क हुआ था, हमारा सिस्टम गवर्न कैसे होगा, उसके लिए हमने काम किया था, क्या उस ओर हम काम कर पा रहे हैं? सही मायने में जिन लोगों ने कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलवाई और जब संविधान का निर्माण हुआ तो काफी यह कहना चाहूंगा कि एक बड़ी मशक्कत, एक बड़ी सूझबूझ के साथ में इस देश का सिस्टम का फ्रेमवर्क किया गया। कुछ हमारी ड्यूटीज भी बताई गई, कुछ हमें राइट्स भी मिले। हम उसी को लेकर के चर्चा करेंगे कि आजादी के इतने साल बाद भी क्या वास्तव में जिस आजादी को हमें हमारे पुरखों ने एक बड़ी कुर्बानी शहादत से दी, हम उसको संभाल पा रहे हैं,
या केवल महज हम हमारे स्वार्थों में उलझे हुए हैं? हमारे साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी विक्रम सिंह जी हैं, सूरज सोनी जी सोशल वर्कर हमारे साथ में हैं, जन समस्या निवारण मंच के अध्यक्ष हैं, राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं जो राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, शालिनी जी हमारे साथ में हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी भागीरथ शर्मा साहब हमारे साथ हैं, फूलचंद जी किसान नेता हमारे साथ में हैं, करमवीर जी शिक्षाविद हमारे साथ हैं, पंकज जोशी जी भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सूरज जी आपके पास आना चाहूंगा। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के बाद देश में किस तरह का सिस्टम हो, सरकार कैसे चले, एक फ्रेमवर्क किया गया और उस फ्रेमवर्क के लिए एक संविधान बनाया गया। संविधान जैसे कि कहा जाता है हिंदुस्तान के लिए कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, इसी तरह से कई मुल्कों के संविधान, वहां के पवित्र ग्रंथ जो हैं जिनसे लोकतंत्र चलता है, उसका अलग अलग जगह से एक निचोड़ बना के भारत का संविधान तैयार किया गया। क्या वास्तव में हम संविधान जिस मकसद के साथ में बनाया गया था आज हम उसका निर्वहन कर पा रहे हैं? आजादी के जिन सितारों ने अपनी कुर्बानी से हमें आजादी दिलाई, उनकी शहादत के बदौलत आजादी की में खुली सांस ले पा रहे हैं? क्या वास्तव में सही मायने में हम उसकी देखरेख पर कर पा रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, देश की जो आजादी है वह हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर, बिस्मिल्लाह और ऐसे न जाने कितने ही हजारों अनगिनत शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत मिली है। बड़ी कीमत हमारे देश ने चुकाई है। और उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे इस देश में जनता के लिए एक ऐसा संविधान का निर्माण हो और जनता को ऐसी सुविधाएं मिले जो वो वर्षों से जिनके सपने थे अंग्रेजों के राज में, और जिसके लिए अंग्रेजों को भगाना पड़ा, देश पूरा खड़ा हुआ उनके विरुद्ध लड़ने के लिए, तो वे तमाम चीजें जो मुश्किलें थी उनको आसान करने के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और खुली हवा में गर्व के साथ में सांस ले सके ऐसा माहौल पैदा करने के लिए देश में संविधान की आवश्यकता हुई। और उसके लिए जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ 26 जनवरी 1950 को, और राजेंद्र बाबू की शपथ के साथ ही हमारे देश के अंदर लगने लगा कि आज हम एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं और गौरवान्वित महसूस किया था भारत के हर एक मजदूर ने। जी, लेकिन सूरज जी सवाल यह है यहां पे, क्या वास्तव में संविधान जिस मकसद के साथ बनाया गया था, जिन उद्देश्यों के साथ बनाया गया था, सोचा यह गया था कि हर व्यक्ति या लाभान्वित जो भी होगा वो बड़प्पन दिखाते हुए इसका पालन करेगा, इसका निर्वहन करेगा? क्योंकि यह वह पवित्र ग्रंथ है जिसे धर्मों को मानने वाले भी मानेंगे, चाहे वो कोई कुरान मानता हो, चाहे कोई बाइबल मानता हो, कोई गीता मानता हो, कोई गुरु ग्रंथ साहब मानता हो, जो मानते हैं वो भी इस ग्रंथ को मानते हैं। ये लोकतंत्र की आत्मा है। क्या वास्तव में हम उस मायने में देखें तो जिस मकसद के साथ में बनाया गया था वो निर्वहन हम कर पा रहे हैं? जी योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। धर्मों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, उनको मानने वाले अलग अलग लोग रह सकते हैं देश के अंदर, लेकिन सभी धर्मों की जो अनेकता में एकता है, उसके बाद में हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ ये पवित्र ग्रंथ से भी बढ़कर के है और इसमें सभी की आस्था है और आस्था के साथ साथ में अनिवार्यता भी इसमें रखी गई है कि इनको, संविधान को और नियमों को इनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन आदमी जब तक इनको अपने आत्मसात नहीं कर पाएगा, मन से सम्मान नहीं कर पाएगा, तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय पर्वों के अंदर भी केवल रस्म अदायगी ही नजर आएगी। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में है। मैं यहां एक जिक्र करना चाहूंगा। मुल्क को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। सिस्टम का फ्रेमवर्क कैसा होगा इसके लिए संविधान भी लागू हो गया। लेकिन आज भी हमने तो अंग्रेजों से उनकी हुकूमत को वापस लौटा करके आजादी ली, लेकिन आज करप्शन, अलगाववाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद इस तरह से मुंह बाए खड़े हुए हैं जो हमारे ही पैदा की हुई समस्याएं हैं और जिनसे आज हम जूझ रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के पास में जाऊंगा मैं एक बार। यह सिस्टम से जुड़ा सवाल है सर आपसे। जो समस्या है हमने खुद ने पैदा की और आज हम उससे जूझ रहे हैं। जी योगेंद्र जी,
भारत का संविधान है वो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और पिछले 70 सालों में हमने जो देखा है और महसूस किया है वो ऐसा लग रहा है कि हम कहीं न कहीं भटक रहे हैं। जो हमारे संविधान ने हमारी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कुछ हमारे अधिकार, दायित्व और हमारे जिम्मेदारियां जो तय की थी, हम उनसे अलग हटते जा रहे हैं। हमारा संविधान कई देशों की संविधानों में से जो अच्छाइयां थी उनको आत्मसात करके लिया गया है और उन अच्छाइयों को इस दृष्टिकोण से देखा जाए भारत में एक बहुत बड़ा रोमांचन है और यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग, अलग अलग तरह के जीने वाले लोग, अलग अलग रस्मों को निभाने वाले लोग यहाँ रहते हैं और उन सबको अगर एकजुट किस तरह से रखा जाए, इस उद्देश्य से ये संविधान बनाया गया था। परंतु अभी ऐसा लग रहा है, महसूस किया जा रहा है कि राजनीति के आगे जो हमारी व्यवस्था है वो अब कुछ उस पर संदेह होने लग गया है कि क्या किसी व्यक्ति को पूरा न्याय मिल पाएगा, क्या कोई भी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी, क्या हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपनी स्वायत्ता बनाए रखेंगे, जो हमारे न्यायालय हैं क्या वो अपनी स्वायत्ता को बरकरार रख पाएंगे, वो अपनी निष्पक्षता को बरकरार रख पाएंगे, जो हमारी चुनावी प्रक्रिया और प्रणाली है क्या वो स्वस्थ, निष्पक्ष और मजबूत रह पाएगी। ये बहुत बड़े सवाल है। आज चुनाव में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरह से टिकटों का ऑक्शन किया जाता है, जिस तरह से चुनावों के अंदर पैसा खर्च किया जाता है, विधानसभाओं में 28 लाख रुपए की सीमा हमारे चुनावों में बताई गई है, लोकसभा के अंदर 70 लाख रुपए की सीमा चुनाव में खर्च की बताई गई है और हमारे देश के कर्णधार राजनेता जो संविधान की शपथ लेते हैं, जो संविधान की शपथ लेके ये कहते हैं कि हम कोई भी बात गलत नहीं करेंगे, वो जब अपने हिसाब देते हैं तो 28 करोड़ रुपए खर्च करके 28 लाख रुपए का हिसाब देते हैं, 70 करोड़ रुपए खर्च करके 70 लाख रुपए का हिसाब देते हैं। ये इस तरह की बातें हैं जो जनता में इन लोगों के प्रति अविश्वास की भावना पैदा करती है, व्यवस्था के प्रति अविश्वास की भावना पैदा करती है। क्या हमने जो नियम और कायदे बनाए, हमने हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए थे और हम खुद ही उनको तोड़ रहे हैं, तो हम उस देश की 130 करोड़ जनता से क्या अपेक्षा करेंगे, हम उनसे न्याय की क्या अपेक्षा करेंगे, हम उनसे जिम्मेदारी के भाव की क्या अपेक्षा करेंगे। राजेंद्र जी, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, जो समस्या अंग्रेजी हुकूमत से हमारे सामने बनी हुई थी उससे तो निजात लेने के लिए ये कहा गया कि हम दूसरों से लड़ रहे हैं, लेकिन मुल्क में ही जो समस्या पैदा कर दी गई, आज हो क्या रहा है, विधायिका का जिसका काम है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे तरीके से बनाए ताकि उसे फॉलो किया जाए, ईमानदारी के साथ में किया जाए, निष्ठा के साथ में किया जाए। अब हो क्या रहा है, चाहे कोई भी मामला हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं लगता है तब तक हमारे यहां सिस्टम दुरुस्त नहीं होता है। सबकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस ओर हम काम क्यों नहीं कर पा रहे? ये बात सही है योगेंद्र जी। आज हमारा जो न्यायालय, हमारा जो मीडिया, मैं समझता हूं कि आज अगर ये नहीं हो तो विधायिका निरंकुश हो जाए। हमारी जो कार्यपालिका जिस तरह से उनका नेक्सस क्रिएट हो गया है कार्यपालिका का और विधायिका का, वो एक बहुत ही चिंताजनक बात हमारे गणतंत्र के लिए है, हमारे लोकतंत्र के लिए है। जिस तरह से आज की आप ये देखिए व्यवस्था ये कि किसी भी सरकार को बदलते ही अफसरों को बदलने की प्रक्रिया, भाई अफसरों का राजनीति से क्या लेना देना, सरकार से क्या लेना देना। अफसर है वो अपनी एक अलग प्रक्रिया से चुनकर और आपके अपने अपने पदों पर बैठे हैं, जो ही सरकार आती है वो दूसरे अफसरों को बदल दिया जाता है। तो ये जो खेमेबंदी हो रही है ये बहुत चिंता। मैं लौटूंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा। शालिनी जी हमारे साथ में है जुड़ी इस वक्त। शालिनी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। सिस्टम को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करना लाजमी है, क्योंकि ये अधिकार हमें संविधान ने भी दिया हुआ है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। हम उसी आजादी को आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। यह मैं जानना चाहूंगा कि आजादी के बाद हमारे फ्रेमवर्क और सिस्टम को गवर्न करने के लिए संविधान बना और उसे लागू करने की तिथि, उसे हम एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसे? मेरे लिए तो ये सबसे अहम, इनफैक्ट हम सबके लिए ये सबसे अहम पर्व होता है।
चाहे वो 15 अगस्त का हो, दैट इज इंडिपेंडेंस डे, या 26 जनवरी हो, दैट इज रिपब्लिक डे। हम सब यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पे आजादी से बैठने के लिए कहता है। हम वो देश है जहाँ पे इक्वालिटी है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू पिकअप अ प्रोफेशन है। मैं एक औरत हूँ, आप सब आदमियों के बीच में आराम से बैठी हूँ और अपने थॉट्स आपके सामने रख रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के कारण है। मैं किसको वोट करूं, किस पार्टी को यानी सब लोग मिलके किस पार्टी को चुने, ये सब चीजें सिर्फ एंड ओनली बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड ये जिन्होंने रखा है, जिन्होंने लिखा है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, इन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत इंटेलेक्चुअल हेड्स को मिला के, बुला के एक साथ वातावरण, एक अच्छे वातावरण में बैठ के डिसीजन लिया गया था कि ये एक दिन के लिए तो नहीं बनाया गया है, ये इसमें आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक यूनिट है जो आपको कुछ चीजों को रिवाइज करने की भी छूट देता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन नॉट, जैसे हम सेक्युलर कंट्री हैं तो हम सेक्युलर ही रहेंगे, इसमें कोई पार्टी नहीं बोल सकती, सूडो सेक्युलरिज्म नहीं स्टार्ट हो सकता। हम इक्वल हैं तो इक्वल ही रहेंगे। वी आर अ रिपब्लिक कंट्री, वी विल ऑलवेज रिमेन रिपब्लिक। जुडिशरी भी इसमें एक पार्ट है। तो मेरे लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट डे है, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और ये जिस दिन लिखा गया, जिस दिन ये सामने आया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है एंड मुझे लगता है हम सबके लिए ही होना चाहिए। जी शर्मा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। भाग्येश शर्मा साहब, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजेंद्र सिंह जी ने एक बात कही अभी, और बात भी सही है। सरकारों का चयन इस वजह से किया जाता है कि वो जनता की आवाज उठा सके। सबसे मजबूत ताकत विधायिका के पास होती है, और जो नियम कायदे बनते हैं उसे कार्यपालिका के माध्यम से उन्हें इंप्लीमेंट कराया जा सके। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि सरकारें 5 साल के लिए जैसे बन रही हो और एक विजन 5 साल तक का सीमित हो, ब्यूरोक्रेसी में बदलाव है, सिस्टम में बदलाव है, आमूलचूल परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए यही सोच के चलते हैं कि उनको हटाइए, उनको लगाइए। 2 चीजें और हमारे यहां पे शुरू हो गई जो मुझे लगता है संविधान में तो कहीं नहीं है। एक तो खांचा कि बर्फ में लगा दिया, और एक हो गए कि मलाईदार पोस्ट। ये सब चीजें क्यों क्रिएट हो रही हैं? देखिए, संविधान में सबसे पहली जो बात कही गई है कि अब हमारा देश जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जनतांत्रिक गणराज्य होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो है, गणराज्य भी कहने को है। कहने को क्यों है कि जनतांत्रिक जो पद्धति है वो सेंटर में है, स्टेट में है, नीचे तो पहुंची नहीं है कुछ स्टेट्स को छोड़ करके। आज हर लोकल लेवल के ऊपर हर एक व्यक्ति को आजादी होनी चाहिए, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे नगर निगम हो, उनको पूरे उस एरिया के टोटल पावर्स और टोटल फंक्शंस उनके पास होना चाहिए। संविधान में संशोधन करके देने की बात कह दी गई है, लेकिन फिर भी सेंट्रलाइजेशन का एक बिल्कुल एक पक्का इरादा पॉलिटिकल लेवल के ऊपर है कि वो पावर्स जो आगे शेड करना ही नहीं चाहते। पहली तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। इस कारण से सारी चीजों का आज एक फार फ्लंग एरिया के अंदर बैठे हुए व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है या उस एरिया की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ स्टेट में बैठे हुए आदमी को पता नहीं है। और वो एमएलए के थ्रू कहीं अगर प्रोजेक्ट होती है तो होती, नहीं तो नहीं हो पाती है। तो क्यों नहीं वो अपना निर्णय खुद वहां बैठ करके ले, अपना काम करेंगे। ये तो संविधान है, लेकिन ये सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसके हकदार है संविधान चाहता यही है। चलिए, ये बात तो सही है कि हमारा संविधान लचीला रहा, उसमें जब जब जरूरत पड़ी हमने उसमें अमेंडमेंट्स किए, ये बात सही है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि सिस्टम चेंज करने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। आज भी अंग्रेजों वाले सिस्टम को परपेचुएट कर रहे हैं। मैं उदाहरण दूंगा आपको कि मैंने प्रसार सुधार आयोग के सदस्य के रूप में सारा सिस्टम स्टडी किया है। 11 रिपोर्ट्स हमने गवर्नमेंट को दी है। वो रिपोर्ट्स पता नहीं कहीं दूर खारी होगी, मतलब वजह क्या माने साहब इसकी? इच्छा शक्ति का अभाव है।
क्यों? इच्छा शक्ति का अभाव। वजह सबसे बड़ा ये है जी, देखिए जैसा अभी कहा, बहुत सही बात कही कि इलेक्शन के अंदर आज कोई ईमानदार आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता, हिम्मत ही नहीं कर सकता है। आज मेरे को भी एक बार कहा गया था, आप टिकट क्यों नहीं लेते हो? मैंने कहा मुझे तो ट्रेन का टिकट लेने में जोर आता है, कहां से ले लूं टिकट में। तो मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जब आदमी पिछले जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें एक एस्टीमेट आया था, मेरा भी एक आर्टिकल छपा था कि 20 करोड़ रुपए एवरेज खर्चा हुआ था एक मेंबर पार्लियामेंट, और इस बार जो इलेक्शन होगा मैं समझता हूं 40 से कम खर्चा नहीं होगा। 70 करोड़ 70 की तो बात आपने कही, 70 भी होगा कई जगह पर, लेकिन अगर कम से कम सोचे तो 40 से कम नहीं होगा। पर 40, ये तो एक बिजनेस बन गया है, 40 करोड़ खर्च करके आएगा और 400 करोड़ कमाएगा, जबकि सीमा 40 लाख की भी नहीं है। सीमा 40 लाख तो पहले से शुरुआत से हम जो है गड़बड़ तो शुरुआत कर रहे हैं। जब तक ये इलेक्शन का प्रोसीजर चेंज नहीं होगा, चेंज कौन करेगा? चेंज तो पार्लियामेंट करेगी, और पार्लियामेंट के अंदर आज देखिए जो अंदाज आता है, लोग कहते हैं कि 2/3 पार्लियामेंट दागी है। दागी इन दी सेंस कि 10 साल से ऊपर की सजा के क्राइम किए हुए लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको सजा हुई नहीं है, इसलिए दे आर कंटिन्यूइंग अपने हिसाब से। मैं शर्मा साहब आपके पास मैं लौटूंगा जी। मैं एक बार जाना चाहूंगा, मैं पंकज जोशी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे मैं जानना चाहूंगा कि विधायिका हमारे यहां स्तंभ बना दिए गए, संविधान में दिए हुए हैं ये, और संवैधानिक पदों पे हम लोग जो लोग बैठते हैं यहां इलेक्शन के बाद में, जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है उससे हम लोग सरकारें बनाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि राजनीति में अपराधीकरण को रोका जाए या दूसरे निर्णय हो, वो विधायिका खुद अपने स्तर पर नहीं लेती है जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ना आए। हम क्या हमारी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं? क्योंकि गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, केवल महज ये नहीं है कि प्राचीर, लाल किले की प्राचीर से कोई भी स्पीच दे या स्कूलों में या राज्य स्तरीय समारोह हो, चलिए वो सब ठीक है, याद किया जाता है उस दिन को, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी वो रूबरू होती है उस ऐतिहासिक दिन से। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए हमें बैठाया जाता है, उसका एहसास क्यों नहीं होता? केवल अब आज हो क्या रहा है कि सत्ता सुख भोगने की एक वस्तु बन करके रह गई है। जो काम होने चाहिए उसमें सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन जारी करनी पड़ रही है। फिर चर्चा यह होती है कि सबकी अपनी एक लिमिटेशंस तय कर दी गई हैं, उसके दायरे से बाहर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने बात जो कही बिल्कुल ठीक कही, लेकिन सबसे बड़ी चीज आपने कहा कि इसमें जो है कहा है कि आपने कहा कि खाली क्या विधायिका ही जो है इसके लिए जिम्मेदार? मैं कहूंगा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, मैं कहता हूं कि देखिए, आप जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा संविधान बना और संविधान के अंदर से जो भारतीयता थी, है ना, कहीं ना कहीं वो भारतीयता खत्म हो गई। अब खाली जो है इंडियन खाली उसमें रह के चला गया। अब भारतीयता बिल्कुल खत्म होती जा रही है, और भारतीयता खत्म होने का कारण जो है, आज हम सब चीजों के ऊपर, चाहे वो हम स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के कारण ले लें, चाहे वो ले लें, जो हमारी मर्यादाएं थी, जो हमारी चीजें थी, वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे करके। और इसके बाद में सबसे बड़ी चीज है कि आपने कहा कि विधायिका, बिल्कुल अभी जो लोगों ने कहा कि तंत्र और गण, जब गण को आप परचेज करेंगे, जब गण के ऊपर आप गण यदि 100 रुपए से लेकर के हजारों रुपए तक गण यदि आपका वोट बिक रहा है, तो आप किस संविधान की बात करेंगे? कहां पर जाएंगे? कहां रख पाएंगे उन चीजों को? तो इसलिए कहीं ना कहीं आज गण क्या अपनी चीजों के लिए तुल्य हो रहा है? क्या उस गण अपने तंत्र से पूछ सकता है कि मैं ईमानदार हूं, आपका जो तंत्र है इस तंत्र के अंदर है? आज दोनों ही जगह जो है, गण और तंत्र दोनों के अंदर जिस तरीके की व्याधियां व्याप्त हो गई है, आज निश्चित रूप से जो है सोचने का, समझने का वक्त है कि अब ये कहां जाएगा। आज यदि आप देखें तो किसी युवा को यदि आप देखेंगे तो भारतीयता खत्म होती जा रही है। जिस चीज के लिए जो है आज बनाया राजा राम मोहन राय रहे हो, चाहे दयानंद सरस्वती जी रहे हो, चाहे विवेकानंद जी रहे हो, विवेकानंद जी जिन्होंने इस देश को जो है भारत माता को अब एक पूजा के रूप में पूजा किया कि ये मेरी भारत माता है, आज वो कहां रह गई है? पंकज जी, मैं आपके पास में लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रिहा रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। जन गण मन, हमारी खास खबर में खास पेशकश जन टीवी की ओर से। मैं पंकज जोशी साहब के पास में था। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। हम चर्चा कर रहे थे और आपने कहा कि क्या विधायिका अकेली जिम्मेदार? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम कहने का हमारा मतलब यह है कि हम जो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसे हमें समझना चाहिए, वो हम समझ नहीं पा रहे। अगर समझ रहे हैं तो सही मायने में हमारे कर्तव्यों का निर्वहन हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं।
हम जब भी लड़ाई लड़ते हैं तो खाली हमारी संविधान में हमें ये अधिकार मिल गए हैं तो वो अधिकार हमें मिलने चाहिए, लेकिन संविधान में जो कर्तव्य दिए गए हैं वो शायद कहीं ना कहीं से संविधान के कर्तव्य हमारे कहीं से टूटते जा रहे हैं। आज जिन कारणों से हम जो है, जिन कारणों से हम पराधीन रहे, जिन कारणों से हम गुलाम रहे, 1000 साल तक हम गुलाम रहे, क्या वो कारण आज भी विद्यमान है या वो खत्म हो गए? लेकिन मैं कहूंगा कि आज भी विद्यमान है। क्यों? क्योंकि आज भी जो है हम लोगों में बाकी सब कुछ चीजें आई, आपने कहा सब चीजें थी, लेकिन हमें शायद आज भी जो है राष्ट्रीयता जो है सबसे अंत के अंदर लेके आते हैं। बाकी समाज में आज भी जो है मेरा धर्म सबसे पहले, मेरी जाति सबसे पहले, मेरा पोस्ट सबसे पहले, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आगे आने की बात आ रही है। और जब राष्ट्रीयता की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे पिछड़ जाती है। और वो जो राष्ट्रीयता है, वो जो राष्ट्रीयता का एक जो मन में आपका अभिमान होना चाहिए कि मैं इस राष्ट्र का व्यक्ति हूं, इस राष्ट्र के यदि के अभिमान में, गौरव में मेरी यदि भागीदारिता होगी या मैं इसमें इसका गौरव ही मेरा गौरव होगा, तो निश्चित रूप से आज हम जो है जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं उसकी सच्ची। लेकिन पंकज जी, इसका अभाव क्यों हो रहा है, जो महसूस हो रहा है आपको? कि अभाव का कारण यह है कि जिन लोगों का हमारे पास जो है पराधीन रहे, वही की सभ्यताएं लगातार हमारे ऊपर कचोट रही हैं। आज आप देखिए कि जिस तरीके से कामुकता, अश्लीलता, उन चीजों को हम यदि अपने अधिकार मान करके लगातार उनके ऊपर जो है, चाहे माननीय कोर्ट हो चाहे माननीय विधायिका हो, आज लगातार जो है दोनों चीजें जो है इसको लेकर कार्य कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का हाश हो रहा है। जिस संस्कृति का 1000 साल के गुलामी के बाद भी हाश नहीं हुआ, वो जो है लगातार उसके आक्रमण अभी भी हम सहन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम पार्टी बदला जाते हैं, हम राष्ट्रीयता को छोड़ करके पार्टी को बढ़ाते हैं। हम आज की डेट के अंदर उन लोगों पर प्रश्न उठाते हैं जिन्होंने राष्ट्र के साथ आतंकवाद जैसी गतिविधियां की। आज उनको जब फांसी होती है तो आज हम उनके जो है बचाव के अंदर हमारी किस रूप में बचाव में आते हैं, उसके ऊपर हम स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति मांगते हैं। किस रूप में इस लोग, क्या राष्ट्रीयता है ये? कहीं किसी देश की राष्ट्रीयता हो तो मुझे बताएं कि हाँ ये राष्ट्रीयता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं जो हमारे जो संविधान के अंदर जो हमारी चीजें थी उसको हम जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, देखिए, सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमारे यहां चुनी सरकारें होती हैं, उसी को लिए कहा जाता है कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर हम इस ब्यूटी को बचा के नहीं रखेंगे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी विधायिका की है। अगर अच्छा कहीं पे लग रहा है तो आप उसको लागू करवाइए, और अगर कहीं हमें लगता है कि सिस्टम में खामी छोड़ दी, बुजुर्गों ने छोड़ दी कुछ भी, तो उसके लिए हमारा संविधान लचीला इसी वजह से बना हुआ है। लेकिन लचीलापन का फायदा ये नहीं होना चाहिए कि स्वार्थों की वजह से हम संविधान में संशोधन करते चले जाएं। जी, सर्वप्रथम तो मैं 17वें गणतंत्र की पूर्व संध्या पर सभी देश और प्रदेशवासियों को शुभकामना प्रकट करता हूं। आगे मैं आपके जो सवाल है आपका, उसका जवाब में ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के गणतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज ही संविधान है। और उस संविधान ने हमें इतने अधिकार और दूसरे कर्तव्यों का भी उल्लेख है उसमें। लेकिन होता क्या है कि अधिकार तो हमें याद रह रहे हैं, लेकिन कर्तव्य हम भूलते जा रहे हैं। इसका दोष किसी 3 अंग है हमारे देश के संविधान के: कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजनीतिक जो तंत्र बना हुआ है, विधायिका। और विधायिका को इस मामले में दोष दिया जाता है और चर्चा में रहता है कि विधायिका को पूरे देश के जो संविधान संशोधन का अधिकार है, हर फील्ड में उसको नियम और कायदे बनाने का अधिकार है, वो सिर्फ विधायिका को ही है। विधायिका को इसलिए कि गणतंत्र में सबसे ज्यादा मजबूत जो स्तंभ है वो विधायिका है। और विधायिका में हमें जो अभी तक जो देखने को मिला है, उसमें आप सही कह रहे हैं कि जितना विकास और जितनी जो एक सफलता हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मिलनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं मिली। तो इसके लिए किसी एक अंग को दोष देना तो मैं उचित नहीं मानता। लेकिन विधायिका को में जो लोग हैं, जो इस तंत्र में शामिल है, उन लोगों को विशेष प्रयास करने होंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो एक इसकी आत्मा है, उसको बचाए रखने के लिए उनको ही प्रयास करने होंगे। और हमारे देश के जो एक अनेक और हजारों जातियां, हजारों भाषाएं और एक विविधता है, वो इस देश की खूबसूरती है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं। लेकिन मैं किसी अंग को दोष नहीं देना चाहता। पूरे राष्ट्र के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि उस भावना को बचा के चले और राष्ट्र के संपूर्ण विकास में अपना योगदान दे, स्वयं को संयमित करे, नियमित करे, अपने कर्तव्यों को पहले याद करे, अधिकारों की बात। विक्रम सिंह जी, लेकिन अभी जो चर्चा में भी आ रहा है, हम एक आम बोलचाल में भी लोगों के बीच जाते हैं, सुनते हैं
ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो सिस्टम बनाने वाले लोग हैं, सबसे पहले उंगली उन्हीं पे उठना शुरू हो गई। कहीं तो कोई ऐसी चीज होगी जिसपे हमें आत्मचिंतन या मंथन करने की जरूरत है। मैं बात विधायिका की कर रहा हूं कि चुनी हुई सरकार भी जैसे बता रहे थे कि एवरेज 70 करोड़ रुपए, अभी राजेंद्र सिंह जी बता रहे हैं, ये कितना मतलब एक दुर्भाग्य है कि आज अगर कोई पैसा इस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि जैसे एक बिल्कुल हम लोग ट्रेड उसके लिए काम कर रहे हो, कोई एमओयू कर रहे हो कि हाँ बिल्कुल ये पैसा इन्वेस्टमेंट है हमारा और जब एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे तो इसका 10 टाइम्स या 4 टाइम्स जो भी जिसकी जितनी कभी हम लेकर के वापस कर लेंगे। ऐसा क्यों, ये धारणा क्यों बनती जा रही है? यही वजह है कि राजनीति में बाहुबलियों को रोका जाने के लिए, अपराधियों को रोका जाने के लिए जो काम विधायकों या राजनीतिक दलों को करना चाहिए था वो न्यायपालिका को करना पड़ा। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और सभी की भावना इसमें परिलक्षित भी होती है और आम जन भी एक प्रश्न उठाता है और सोचता है और चर्चाएं भी करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी विकृति जो है अपने राजनीतिक सिस्टम में आई है और पिछले लगभग 25 से 30 साल में ये ज्यादा बढ़ी है। उससे पहले के लोग इस तरह के राजनीति में लोग नहीं आते थे। अब राजनीति का व्यवसायीकरण होता जा रहा है और उसके लिए सभी नागरिक तो दोषी हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति को, जो किसी भी पार्टी का कोई गलत व्यक्ति हो आपके नजर में, तो आप उसको रिजेक्ट करिए। अगली बार वही पार्टी टिकट देने से पहले ये जरूर सोचेगी। लेकिन हम खुद स्वयं उस सिस्टम के शिकार हो जाते हैं और शामिल हो जाते हैं और ये तो बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय है और सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। ये किसी पार्टी का दोष नहीं है। और मैं लौटूं आपके पास वापस, फूलचंद जी आपके पास आना चाहूंगा। राजनीतिक दल एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के काफी गंभीरता दिखाते हैं, लेकिन गंभीरता दिखाते हैं मैनिफेस्टो में, अपने स्पीचेस में। क्या लगता है आजादी के इतने साल बाद किसान को जो उसका हक है, जिसके प्रति इतनी हमदर्दी दिखाई जाती है, अन्नदाता उसे कहा जाता है, वो अन्नदाता तो है लेकिन वो दाता हमेशा एक उसको याचक की स्थिति में लाकर के खड़े कर दिए। वास्तव में जो हमारा सिस्टम बना था, इस तरह की उम्मीद किसी किसान ने की होगी कि हाँ आजाद हो गया मुल्क और अब हमें शायद नई तकनीक के साथ में हमारे बच्चे संपन्न हो सकेंगे। और मैं आज जिक्र जनगण के माध्यम से इस वजह से कर रहा हूं आपसे कि एक किसान ही एक ऐसा पेशा है कि किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। मेरा जन्म 1966 में हुआ। मेरे दादाजी उस टाइम सरपंच हुआ करते थे। जब मैं 5 साल का हुआ तो दादाजी से मैंने एक बात पूछी कि दादाजी ये गणतंत्र दिवस क्या है? तो उन्होंने कहा कि पहले जब व्यवस्था को चलाने के लिए त्रेता में रामायण एक थी जो उस टाइम के समाज को चलाती थी। द्वापर में आके गीता ने उस समाज को चलाया और इस स्वतंत्रता को चलाने के लिए ये एक अपना संविधान रूपी एक उन जैसा ही एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ की मान्यता आज मिली है, इसलिए इसको गणतंत्र सबको समानता का अधिकार देने का एक ग्रंथ है। और मैंने ये सोचा कि फिर तो अपन को सबको समानता का अधिकार, क्योंकि बच्चा था जिज्ञासा थी, बोले हाँ है ना, क्योंकि मैं सरपंच बना तो इसकी वजह से बना। और एग्रीकल्चर आज मैं मेरे जो उत्पादन कर रहा हूं वो मैं बेच रहा हूं, उनमें मैं मेरा नफा जोड़ के बेच रहा हूं। जो ही दादाजी का कार्यकाल खत्म होने लग गया, विकास की रफ्तार पकड़ते गया, तो मेरा समाज सबसे ज्यादा पीछे होता गया। क्योंकि दादाजी के टाइम में जो खेती हम करते थे उसमें बीज हमारा हुआ करता था, संसाधन हमारे हुआ करते थे और जो भी पैदा हम करके राष्ट्र को देते थे हमारा बचा के राष्ट्र को समर्पित कर देते थे। और मेरे ही खेत में मेहनत करके मेरा एक भाई फौज में जाया करता था, एक पुलिस में जाया करता था, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैनात रहता था। दुर्भाग्य से जब अर्थ हैवी होता गया, मेरे भाइयों ने और मेरे समाज ने अर्थ को ज्यादा महत्व नहीं दिया, राष्ट्र को ज्यादा महत्व दिया और उस जगह काम करना पसंद किया। चाहे तनख्वाह मुझे कम मिल जाए पर मैं मेरे राष्ट्र की रक्षा करूं, चाहे मुझे उत्पादन का पैसा कम मिल जाए पर मेरा राष्ट्र का आदमी भूखा नहीं मरे। उस संविधान का ईमानदारी से हमने पालन किया और इन तीनों लोगों ने, इन तीनों व्यवस्थाओं ने, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों ने हमारा ही शोषण किया। एक मेरा केस 3 पीढ़ी तक न्यायपालिका में नहीं सुलझता, बंटवारे का केस है हम भाइयों का ही है, पर मेरे केस को 70 साल तक ये लोग चलाते रहते हैं। उससे पेट भरता है वकील, उससे पेट भरता है वहां का पैरोकार,
वहां आवाज देने वाला, मेरा शोषण वहां करने के लिए सब तैयार। अब मैं बात करता हूं कार्यपालिका की। मेरा कार्यपालिका का मेंबर मेरे किसान का शोषण पटवारी से लेके और कलेक्टर तक करने की सोचते हैं। यही बात मैं विधायिका पे लाऊं। विधायक जब 70 लाख देके जाता है, 70 लाख खर्च करेगा, 1 करोड़ खर्च करेगा, वो मैं तो ये सोच के मत दे रहा हूं कि ये मेरी वहां जाके पैरवी करेगा। मैं निर्वाचित भी ईमानदार को करता हूं, पर यहां आने के बाद, अर्थ में बोलने के बाद वो मुझे तो भूल जाता है, पर उस अर्थ वाले की पैरवी करने के लिए वो यहां बैठ सकता है। और मैं बिल्कुल मेरा शोषण यहां से स्टार्ट जी। तो समानता के अधिकार के तहत इस गणतंत्र दिवस पे वो शोषण मेरे मजदूर और किसान का बंद हो जाए, यही असली स्वतंत्रता मैं तो मानता हूं। जो मैं इन सबसे बुद्धिजीवी जो बैठे इन सबसे निवेदन करता हूं कि ये सब शपथ लेके जाए कि जो बातें करें उन पे टिकने के लिए अपनी अपनी पार्टियों के वो बोले और अपने आप को भी। मैं अधिकार नहीं मांग रहा हूं, मैं मेरे समाज की रक्षा की बातें कर रहा हूं। मेरा अगर आपको कोई मेरा कर्तव्य है वो हमें समझाए, वो और करने के लिए हम तैयार है, पर कम से कम हमारा अधिकार ईमानदारी से देने के लिए ये तीनों तैयार है जैसे आपने दिए। मैं चलिए करमवीर जी हमारे साथ में है। करमवीर जी, समाज बदला, दिशाएं बदली, देश ने काफी तरक्की भी की। बेशक हमारे राजनीतिक दल कुछ भी कहें एक दूसरे के लिए, लेकिन देश ने तरक्की की है, ये सच्चाई है और इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। लेकिन क्या वास्तव में आज भी जो स्थितियां हैं, हमारे संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, शिक्षा के क्षेत्र में आज मैं बहुत कुछ कई जगह देखता हूं ये कि हाँ बिल्कुल ये सही मायने में बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज की हुई थी, जिसकी बदौलत आज चौतरफा एक सोच समझ बदली है। लेकिन आज भी हम क्यों पिछड़ रहे हैं, कहां पिछड़ रहे हैं, अगर पिछड़ रहे हैं तो? जी बिल्कुल योगेंद्र जी, एक वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 साल पहले मैं बांग्लादेश एक एकेडमिक विजिट पे गया। मैं वहां पर डॉक्टर कमल हुसैन जो कि इसमें अपोजिशन के वहां लीडर हैं उनसे मिला। डॉक्टर कमल हुसैन को बांग्लादेश के संविधान का पिता माना जाता है। ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी एंड ही टोल्ड मी दैट कि आप इंडियंस के पास सबसे खूबसूरत जो चीज है वो है आपका स्ट्रॉन्ग संविधान, और उसको गार्ड करने के लिए जो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन की आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक उनके इलेक्शन को भी उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। सो इतना मजबूत हमारी न्यायपालिका, इतना मजबूत हमारा चुनाव आयोग। सो ये हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो है ये संविधान को बचा, इसके जो स्पिरिट है उसको बचाने का काम कर। सो ये कुछ चीजें हमारी है, क्योंकि भारत के साथ और भी दुनिया के देश आजाद हुए बहुत सारे, सभी का एक प्रॉब्लम रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पर बार बार स्क्रैप कर दिया गया। पाकिस्तान तो आजाद होने के 9 साल बाद तक संविधान नहीं बना पाया था। बांग्लादेश तो आजाद होने के बाद कुछ साल बाद ही स्क्रैप कर दिया गया संविधान को। बर्मा का सेम सिचुएशन, मालदीव में अभी संविधान बना उसकी भी यही हालत, नेपाल का भी। सो सभी पड़ोसी देशों की सभी की यह हालत रही है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। संविधान बना लेकिन उसको मेंटेन नहीं रख पाए, उसकी स्पिरिट को जीवित नहीं रख पाए। भारत ने ऐसा किया, इमरजेंसी भी आई, बहुत सारे संकट यहाँ पर आए, फिर भी हमने उसको मेंटेन रखा, क्योंकि भारतीय संविधान है उसमें सुधार हो सकता है, सभी संशोधन हो सकता है, वो एक लचीला है, इंक्लूसिव है, अकोमोडेटिव है। लेकिन जिस तरह से अभी फुलचंद जी ने बात कही है वो रियलिटी है, किसान की, मजदूर की, हर एक वर्ग की यही हालत। क्योंकि जो संविधान में कहा गया है क्या उसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्या उसको अमल में लाया गया? अभी आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो डिसेंट के लिए, डिसएग्रीमेंट के लिए है, एक एक्सप्रेशन के लिए होता है, लेकिन उसमें भी अब क्वेश्चन मार्क लगने लगे हैं। राष्ट्रवाद, हर जगह राष्ट्रवाद खुला खड़ा किया जा रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तो राष्ट्रवाद को मानते ही नहीं थे, इस शब्द को नहीं मानते थे। वो कहते थे यूनिवर्सलिज्म की बात करते थे। एशिया के पहले वो विद्वान थे जो साहित्य के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने कभी राष्ट्रवाद को नहीं माना। वो कहते यूनिवर्सलिज्म, क्योंकि भारतीय संस्कृति की पहचान यही है, वसुधैव कुटुंबकम की। ये नैरो नेशनलिज्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का लोग काम कर रहे हैं। धर्म का राजनीतिकरण हो गया है, राजनीति का धार्मिकरण कर दिया गया है, और धर्म और राजनीति एक मिलकर के हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के लोगों को टारगेट करके, क्योंकि अपना वोट बैंक जो है वो सेफ रहना चाहिए, इस तरह की पॉलिटिक्स। सो हर तरह की जो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हो, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हो, उनका जो स्पिरिट है, जो उनका पर्पज है, वो
जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, सभी पर अटैक हो रहा है। और ये पिछले कुछ साल से नहीं हो रहा है, पिछले कई दशकों से शुरू हो रहे हैं इस तरह की चीजें। सो लोगों में इस तरह की अवेयरनेस आ भी रही है, लोग आंदोलन भी करे, फिर भी संविधान हमें, शालिनी जी ने भी ये बात की शुरू में कि एक बोलने की हमें आजादी देता है कि हम विरोध तो कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज तो उठा सकते हैं, उसके नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन हम उसके खिलाफ आवाज तो उठा सकते हैं, जो जुल्म हो, जो अत्याचार हो। तो संविधान ये खूबसूरत। मैं एक बार और लौटूंगा करमवीर जी आपके पास में, एक बार में एक सवाल और लेना चाहूंगा आपसे। मैं सूरज जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। चलिए, कमियां कोई भी कहीं भी निकाल सकता है, लेकिन हर व्यक्ति का पूरे राष्ट्र के अंदर उसका अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, और एक एक व्यक्ति जब लड़ा तभी अंग्रेजी हुकूमत को हम बाहर कर पाए। आज किस चीज की आवश्यकता महसूस करते हैं आप कि हाँ, जो वास्तव में हमें दुरुस्त करनी चाहिए? मैं कम शब्दों में चाहूंगा आपसे। देखिए, जो अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में जज्बा खड़ा हुआ था, वो जज्बा सही मायने में लुप्त होता जा रहा है। और आज हम जो चर्चा में मूल निकल करके है वो भी यही है कि आज हम मतदान के द्वारा उन लोगों को चुन रहे हैं जो केवल अपनी जाति के आधार पे, अपने क्षेत्रवाद के आधार पे और अपने बाहुबल के आधार पे समर्पित होकर के काम कर रहे हैं और सत्ता को हथियाने का काम कर रहे हैं। तो एक बात मुझे याद आती है कि सिद्धांतविहीन मतदान सिद्धांतविहीन राजनीति को जन्म देता है, और वह जो सिद्धांतविहीन राजनीति है वह आकर के इस तरह के जो काम है, नेक्सस को बढ़ावा देना, इस तरह के जो माफियाज आज देश में जगह जगह के अंदर कानून का दुरुपयोग होता जा रहा है और संविधान को मात्र क्योरम न करके छोड़ दिया जाता है, तो वह देखने के हालात मिल रहे हैं। दूसरी बात जो आ रही है, राष्ट्रवाद की बात भी अच्छा इशू उठाया पंकज जी ने, लेकिन यह भी ठीक है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे बोलना हमारी आजादी है, अधिकार है हमारा, हमको बोलना भी चाहिए और हमारी आवाज उठाना भी चाहिए, लेकिन एक फैशन के रूप में नहीं कि आज एक आतंकवादी फांसी पे चढ़ रहा है और उसके लिए एक फैशन परेड हो गई है लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी। तो ये जो दुरुपयोग है ये रुकना चाहिए, हमको समझना पड़ेगा। धर्मदंड के अंदर लोग जो बंधा में धर्मदंड में बंधे हुए थे, उस समय धार्मिक जब चल रहा था तो लोगों के अंदर एक नैतिकता थी, एक जिम्मेदारी थी अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने जनता के प्रति। लेकिन अब संविधान आने के बाद भी अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो इस पवित्र ग्रंथ की जो पवित्रता है वो मैं समझता हूं कि कायम नहीं रह पाएगी और सार्थक तभी रहेगी जनगण मन की, तब हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और जो हमारे अधिकार है उनको सुचारू रूप से हम ले। जी राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, समय कम है हमारे पास में। मैं जानना चाहूंगा कि सिस्टम को बदलाव के लिए हर कोई सोचता है, सोचना भी चाहिए, कमियां कहीं भी रह सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा सीनेरियो सिस्टम, हमारा जो फ्रेमवर्क है, उसमें कहां बदलाव की गुंजाइश दिखती है आपको? योगेंद्र जी, जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने भविष्य के बारे में बहुत गहरी सोच रख के संविधान का निर्माण किया। जो हम आज चर्चा कर रहे हैं विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका और मीडिया की, वो उनके जहन में पहले ही था और उन्होंने जो भी व्यवस्थाएं दी थी उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनका सोच था वो ये मान के चलते थे कि ये लोग जो इसको पालन करने वाले लोग होंगे, जो इसको लागू करने वाले लोग होंगे, जो इस रास्ते पे चलने वाले लोग होंगे, वो ईमानदार होंगे। सबसे बड़ा अभाव चल रहा है इस ईमानदारी। सारी जगह मैनिपुलेशन ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब इन व्यवस्थाओं को ईमानदार लोगों के हाथ में सौंपने की जरूरत है, ईमानदार लोगों को आगे लाने की जरूरत है। आज ईमानदार लोग हैं वो निराश हो गए हैं, उनके मन में ये भावना आ चुकी है कि इस भ्रष्ट तंत्र में हम जब ही सक्सेस हो सकते हैं जब हम इन भ्रष्ट लोगों के साथ शामिल हो जाए। आज जो महत्वपूर्ण जो की पोस्ट है, जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जो महत्वपूर्ण हमारे स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनमें वही लोग जा पा रहे हैं जो किसी न किसी रूप से किसी राजनीतिक दल के साथ, किसी विचारधारा के साथ, उनके साथ अपने पदों पर रहते हुए किसी तरह से उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, अपनी ड्यूटियों से अलग हट रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटकर और उनको लाभ पहुंचा रहे हैं जी। तो ये जो व्यवस्था है इसने हमारी पूरी व्यवस्था को विकृत कर दिया है। आप देखिए जुडिशियरी में जो बैठे लोग हैं उनको क्या लालच है, उनको जो ही रिटायरमेंट होता है उसके बाद उनको राज्यपाल बनाने का, उनको आयोगों का अध्यक्ष बनाने का, और वो जब 50 साल की उम्र में होते हैं और जब 60 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, ये माफ करना मैं कह रहा हूं ये बात, वो 7-10 साल तक केवल यही काम करते हैं
कि हम कौन सी पार्टी के किस नेता के साथ जुड़ जाए और उसके बाद हमें कहीं ना कहीं राज्यपाल बना दिया जाए, कहीं ना कहीं मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, कहीं ना कहीं हमारे को कोई ऐसी अच्छी संस्था में पहुंचा दिया जाए जो हमारे 5-7 साल उम्र हमारे आराम से निकल जाए। और यही हालात IAS IPS अफसरों की है, जो हमारे पूरे इस सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं। जब उनके दिमाग में भ्रष्टाचार कायम हो गया तो हम इस व्यवस्था से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल राजेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं। और ये बिल्कुल एक करप्शन जो है एक नासूर बन चुका है और इसके खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि कवि ने कहा है कि उन लोगों को आगे भ्रष्ट व्यवस्थाओं को, जो भी इस तरह के लोग हैं उनको ईमानदार लोगों को छांट के आगे ला, अब ला रहे हैं भ्रष्ट लोगों को आगे। अब ये व्यवस्था कैसे कायम रहेगी? जो निर्माता थे संविधान की, उन्होंने तो बहुत ऊंची सोची थी, पर अब ऊंची सोच वाले लोग नहीं आ रहे, अब वो छोटी सोच के लोग आ रहे हैं। और वो जो छोटी सोच के लोग आ रहे हैं, इसी वजह से सिस्टम भी हमारा करप्ट हो रहा है। चलिए शालिनी जी, आपके पास आना चाहूंगा। सिस्टम सुधारने को हम लोग सब आतुर भी हैं, चाहते भी हैं, एक बड़ी बहस है। और यही वजह से कहा जाता है कि भ्रष्ट व्यवस्थाओं से अब लड़ना बहुत जरूरी है। आजादी की एक और जंग अब लड़ना बहुत जरूरी है। तो एक जंग है करप्शन के खिलाफ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सिस्टम होना चाहिए, हमारा दोस्त कैसे हो, अच्छे लोग कैसे आए? इन्होंने जैसे कहा कि करप्शन सबसे पहले हटाना चाहिए, तो मुझे लगता है ये खुद ही अपना इन्होंने जवाब दे दिया है। ये जो IAS और IPS या जो भी ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे देश को चलाती है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो चाहे चुनकर आया हुआ जनप्रतिनिधि हो। ब्यूरोक्रेसी को इलेक्शंस में नहीं आना चाहिए। कोई भी IAS, यानी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करते हैं वो इलेक्शन में ना आए, वो पॉलिटिक्स में ना आए। और पॉलिटिक्स को एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ही रखें, अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशन एज वर्ड बोलें, क्योंकि आपने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब कहा था कि पॉलिटिक्स बिजनेस बन गई है। तो अगर ये पॉलिटिक्स वैसी है तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट क्षेत्र में है एटलीस्ट वो तो ना आए, जिससे मेडिकल, हेल्थ, जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, ये सब तो करप्शन मुक्त रहे। और जो बेसिक नागरिक है, जैसे मार्क टली ने अपनी किताब में लिखा था कि नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, ग्रास रूट लेवल पे हमारे देश में करप्शन ना हो। पूरी दुनिया में यूनिवर्सल प्रॉब्लम है करप्शन, मगर हमारे देश में इट इज अ ग्रास रूट लेवल, और इससे तो बचा जा सकता है। चलिए शालिनी जी, शुक्रिया, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं भागीरथ शर्मा साहब के पास में आना चाहूंगा। शर्मा साहब, एक बड़ी बहस, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे जानी चाहिए, लेकिन हम गणतंत्र दिवस के मौके पे ये बात कर रहे हैं, क्या वास्तव में हम हमारे स्वार्थों से ऊपर उठ करके सोच पा रहे हैं? और सबसे बड़ी जो जड़ है हमारे यहाँ पे, अगर कोई सिस्टम कोलैप्स कर रहा है तो उसकी वजह सिर्फ है हमारा निजी स्वार्थ और करप्शन। देखिए, सिस्टम में चेंज करने की बात सबसे अहम बात है, और मैं बहुत ही नटशेल में शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि सबसे पहले तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए पावर्स का, उससे सिस्टम में सुधार आएगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जो एग्जीक्यूटिव है और विधायिका है, दोनों के अपने अलग अलग अधिकार हैं, लेकिन आज विधायिका एग्जीक्यूटिव के अंदर दखल दे रही है। इच्छा पत्रों में एक लेख छपा था, इच्छा पत्रों का मकड़जाल और तबादलों की खेती। भाई, विधायिका को क्या अधिकार है कि वो कहे इसका ट्रांसफर यहां कर दो, इसका ट्रांसफर वहां कर दो? ये कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। और इधर मैं कह रहा हूं कि मंत्री महोदय को ये काम करने की क्या जरूरत है? ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं बना देते हो? आज कई स्टेट्स में ट्रांसफर पॉलिसी है, 3 साल पहले किसी का ट्रांसफर कोई भगवान भी नहीं कर सकता, और 3 साल के बाद एक सीट पे वो रहेगा नहीं। लेकिन जहां कोई गड़बड़ कर रहा है, विधायक क्या कहते हैं कि साहब ये गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, दूसरी के जाकर भी गड़बड़ करेगा, तो उसका एक्शन लीजिए। दूसरी बात जो सिस्टम की है, जैसे जन समस्या निराकरण की बात है, हमने एक रिपोर्ट दे रखी है। आज तमिलनाडु के अंदर सोमवार जो है सारे ऑफिसर अपनी सीट पे बैठते हैं, समस्याएं सुनते हैं और एक्नॉलेजमेंट कार्ड देते हैं, 7 दिन के अंदर समस्या निराकरण। शर्मा साहब, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है मेरे पास में इस वक्त। मैं 30 सेकंड में विक्रम सिंह जी से और इन लोगों से, विक्रम जी, मैं 30 सेकंड में आपकी बात में चाहूंगा कि आप इतनी जो चीजें की हमने, बात सही है कि देश ने तरक्की की, सब कुछ किया, लेकिन बात वही आ रही है कि हम हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ में उलझते जा रहे हैं। इससे कैसे बचा जा सके? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और सभी विद्वान जो लोग बैठे हैं उनके
जो भावना है वो बिल्कुल सही है। और इसके लिए सबसे बड़ी जो एक चीज है वो राजनीतिक दलों को सुधरना पड़ेगा। राजनीतिक सिस्टम, एक वोट से जो सरकारें बनती है बिगड़ती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वोट, और उसके लिए जनता को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, अच्छे लोगों का चुनाव करना होगा और राजनीतिक पार्टियों को अपने आप को सुधारना होगा। वो मोटी जेबें और बाहुबलियों को हटा के और अच्छे लोगों को चुनाव करें जो जनता की वास्तविक रूप में सेवा करना चाहते हैं। दूसरी बात है प्रशासनिक अधिकारी और जो ये लोग आते हैं इनको रोकना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी का लगाव रखेगा, उसको ये आशाएं बढ़ती हैं और उसी से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। चलिए मैं फूलचंद जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं तो ये 30 सेकंड में चाहूंगा आपकी बात। मैं ये चाहता हूं कि जो भी ईमानदार अपना बुद्धिजीव है वो आगे आए और वो ईमानदारों का चूज करने के लिए नेतृत्व करे, क्योंकि आप उम्मीद करो अगर पार्टियों से तो वो तो आपको ये देने वाले नहीं है, क्योंकि इनको मोटा मोटा चंदा चाहिए और मोटा मोटा चंदा देने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। तो अपर सिस्टम को जैसे आंदोलन लड़के देश को आजाद कराया, वैसे आम हिंदुस्तानी खड़ा होगा और इसमें से जो बुद्धिजीवी खड़े होंगे तो ही ये सिस्टम चेंज होगा, मेरा ये मान। बिल्कुल। करमवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपसे चाहूंगा कि सिस्टम सुधारने की बात है और सुझाव है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है। कई बार यही सुझाव जो होते हैं लोग अपने पर्सनल बिल के माध्यम से पार्लियामेंट में लेके आते हैं, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, बदलाव भी किया जाता है। किस तरह की व्यवस्था देखना चाहते हैं आप? जी मेरा ये मानना है कि अगर शिक्षा का राजनीतिकरण रोक दिया जाए तो राजनीति का अपराधीकरण है वो काफी हद तक उस पर रोक लगाई जा सकती है। सो शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम राजनीति को, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो किसी दल विशेष की हो, उसको अगर दूर रखा जाए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अपराधियों को पैदा किया जा रहा है और वही आगे जाकर के पॉलिटिक्स में आते हैं, वही इलेक्ट होते हैं। सो अगर शिक्षा का राजनीतिकरण बंद कर दिया जाए, चाहे सरकार किसी भी दल की क्यों न हो, तो इससे काफी हद तक इस पे लगाम लगेगी, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन है वो। पंकज जी बस आखिरी में मैं एक छोटा सा अपनी बात कहिए आप। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सलिज्म के नाम के ऊपर खाली ये नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। 1000 साल की गुलामी सही है और उस गुलामी को जो है हटाने के लिए जो है लाखों लोगों का बलिदान इस पृथ्वी पर दिया गया है और तब जाकर के आजादी प्राप्त की गई है। खाली इस चीज की बात करना कि राष्ट्रवाद किसी पार्टी का या किसी का नारा है, ये गलत होगी। और राष्ट्रवाद ही जो है बेसिकली इस देश को, गणतंत्र को बचा के रख सकता है। इस राष्ट्रवाद के साथ ही कि राष्ट्र ही मेरा सबसे पहले है, इसके बाद है वसुधैव कुटुंबकम की बात तो हमने कही थी, लेकिन अखंड भारत जो है आज खंड भारत के अंदर है, वो भी यूनिवर्सलिज्म का ही एक जो है पार्ट है। चलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसी कवि ने सही लिखा था कि हिंदुस्तान में आज भी वो ताकत है, लोग खामोश है लेकिन उसकी शराफत की परीक्षा ना लें। जब ये लिखा था कि ये ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पूछो जाकर फिरंगी से कि हिंदुस्तान कैसा है, कि हिंदुस्तानियों के रोज का तूफान कैसा है। सोया है सांप बामी में मगर ये छेड़ने वालों ये ना समझो कि सोए सांप की फनकार सोई है। तो मैं गणतंत्र दिवस पे इतना ही कहना चाहूंगा कि सोया सांप है हिंदुस्तान का वो आक्रोश, जिस दिन एक बार फिर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ अगर लड़ना पड़ेगा कभी करप्शन के लिए, अलगाववाद के लिए, तो जरूर एक बार फिर एक लड़ाई और लड़नी होगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हमारी ड्यूटीज का निर्वहन भी वैसे ही करें जैसे हमें लालसा रहती है राइट्स की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और इस खास मौके पर बस इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।